अस्सलाम वालेकुम। आज हम खिलाफत मूवमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के पीछे कौन सा बैकग्राउंड था। तो सबसे पहले हम देखें कि जब 1911 के अंदर बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी, जब उसकी अनोलमेंट कर दी जाती है, यानी उसकी तनसीक कर दी जाती है, उस यानी दोबारा मशरकी और मगरबी बंगाल को जोड़कर एक दोबारा बंगाल बना दिया जाता है, तो इसकी वजह से जो मुसलमान थे वो दिली तौर पर हर्ट होते हैं। मुसलमान दिली तौर पर हर्ट होते हैं और वो दोबारा अकलियत के अंदर चले जाते हैं, मेजोरिटी से वो दोबारा माइनॉरिटी में चले जाते हैं। इस तरह जो मुसलमान है वो ब्रिटिश के एंटी होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये वो पहला वक्त था जब मुसलमान जो लॉयल थे ब्रिटिश के साथ, यानी जब उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी तो उनका जो एक एजेंडा था, जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था, जो लॉयल्टी था, यानी बरसगीर के अंदर जो ब्रिटिश है उनके साथ लॉयल रहना। बाद में 1911 में वो अपने आइन में तब्दीली करते हैं और खुद मुख्तार रियासत, खुद मुख्तार हुकूमत के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं, लॉयल्टी को पीछे रख देते हैं, अपने आइन में तब्दीली करते हैं। इसी के साथ साथ 1913 के अंदर जब कानपुर के अंदर हादसा होता है, कानपुर के अंदर इंसिडेंट होता है और एक मस्जिद को गिरा दिया जाता है, 133 मुसलमान को डेथ होती है, वो यानी मार दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह हर्ट होते हैं। और इसके बाद जो नंबर 4 है वो ये है कि जब 1914 के अंदर वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है, वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है, उसके अंदर जो दो मेन हरीफ होते हैं, यानी फ्रांस और जर्मनी फ्रांस और जर्मनी। तो जो ओटोमन अम्पायर है, यानी तुर्की की जो सल्तनत है, ओटोमन अम्पायर है, वो जर्मनी का साथ देती है और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश है वो फ्रांस का साथ देते हैं। तो ओटोमन अम्पायर क्योंकि मुसलमानों का जो खलीफा था, वो ओटोमन एम्पायर के अंदर अब्दुल हमीद था। अब्दुल हमीद मुसलमानों का खलीफा था, मुसलमानों के जज्बात इसके साथ कनेक्ट थे। लेकिन जो ब्रिटिश थे, मुसलमान ब्रिटिश के एंटी जाना चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने इन्हें ये यकीन दहानी करवाई कि आप हमारा साथ दें, इसके बरक्स हम जो ओटोमन एम्पायर हैं उसको, उसके जो मुकद्दस मकामात हैं, जो होली प्लेसेस हैं, उन्हें नहीं छेड़ेंगे, ना ओटोमन एम्पायर को कुछ करेंगे। तो इसलिए मुसलमानों ने उनका जब साथ दिया और जब 1919 के अंदर वर्ल्ड वार 1 खत्म हुई तो इन्होंने एक मायदा सेवराय किया। मायदा सेवरे की रूह से जो ओटोमन अम्पायर के अंदर जितनी भी सल्तनतें आती थी, यानी उनके अंदर जो शाम का इलाका था, उर्दन का इलाका था, और इसके साथ साथ इराक का इलाका था, और इसके साथ फ़लस्तीन का इलाका था, या कुस्तुस्तुनिया था, या अनातोलिया था, उसको डिवाइड कर दिया गया और हजाज मुकद्दस जो थे उनको डिवाइड करने का प्लान बनाना शुरू हो गया। तो मुसलमान जो थे ब्रिटिश के एंटी हो गए और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की। उस मूवमेंट का नाम खिलाफत कमेटी रखा, खिलाफत मूवमेंट रखा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो मुसलमानों की होली प्लेसेस की प्रोटेक्शन करना था। इस तरह ये खिलाफत मूवमेंट का एक बाकायदा बैकग्राउंड है। अब हम खिलाफत मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, इसकी डिटेल को, और इसके दौरान यानी 1919 से लेकर 1924 तक ये सारे सफर के दौरान क्या क्या वाकयात हुए उनसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्योंकि मुसलमानों की जो तुर्की के अंदर खिलाफत थी, जो कि हमारे जो खुलफाए राशिदीन थे, खुलफाए राशिदीन वहां से होती हुई ये बनु उमैया तक गई, बनु उमैया के बाद बनु अब्बास तक मुंतकिल हुई, और बनु अब्बास के बाद ये उस्मानी सल्तनत के पास आई। यानी 1517 के अंदर ये उस्मानी सल्तनत के पास आई खलीफा, और उस वक्त जो खलीफा था उसका नाम जो था अब्दुल हमीद था। तो मुसलमानों ने इसकी यानी खिलाफत की और तुर्की की अंदर जो मुकद्दस मकामात है उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो मूवमेंट चलाई, उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो 3 थे। नंबर 1 जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना, प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना, ताकि उस पर किसी किस्म की चढ़ाई ना की जाए। नंबर 2 जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ओटोमन अम्पायर की जितनी भी हदूद है, सरजमीन है, ओटोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करना, यानी उसकी जो बाउंड्रीज है उसे प्रोटेक्ट करना, उसकी बाउंड्रीज को ना छेड़ा जाए, वहीं की वही रहे जो पहले है। और नंबर 3 पे जो इसका बुनियादी मकसद था वो ये था कि डिफेंड करना खिलाफत को, यानी टू डिफेंड खलीफा, अपने खलीफा को डिफेंड करना, यानी खिलाफत खत्म ना होने पाए और वो जारी रहे। इस तरह ये ऑब्जेक्टिव हुए। लेकिन जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने मुसलमानों के एंटी के, जब इसकी खिलाफत मूवमेंट के अंदर जब दूसरा वफद था, दूसरा जो डेलीगेशन था,
दूसरा डेलीगेशन जिसके अंदर मोहम्मद अली जौहर था, 1920 के अंदर जब ब्रिटिश गया तो उसने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिला और उसने उसे कहा कि मुसलमानों के जज्बात यानी इमोशंस इस खिलाफत के साथ अटैच है, आप इसके साथ ज्यादती ना करें। तो उसने ये ऐलान किया कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ इंसाफ हो गया, जर्मनी के साथ खतरनाक इंसाफ हुआ, अब तुर्की के साथ भी उसी तरह का इंसाफ होगा। इस तरह मुसलमान के जो इमोशंस है बहुत ज्यादा हिट हुए। अब हम डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट कब बनी, किस तरह इसके आगे जितनी भी इसके लिए मुशक्कत मेहनत की गई और इसके अंदर जो वाकयात हुए उसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिस्कस करेंगे कि खिलाफत मूवमेंट कब बनाई गई। वैन खिलाफत मूवमेंट वाज मेड, जो खिलाफत मूवमेंट है वो जुलाई के अंदर बनाई गई, यानी 5 जुलाई 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी का क्याम अमल में आया। और जो लोग इसके बनाने वाले थे उनके अंदर मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली यानी अली बरादरान, मोहम्मद अली, शौकत अली और सैयद सुलेमान नदवी साहब। इसके साथ साथ कांग्रेस में से अबुल कलाम आजाद शामिल थे और नेहरू भी शामिल थे, और गांधी तो इसका मेन किरदार थे। गांधी साहब इसका मेन रोल थे, ये किरदार थे। उसके बाद नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो पहला जलसा हुआ, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उसमें क्या तय पाया था। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस की जो सदारत की थी, यानी जो उसका प्रेसिडेंट था, जो जिसने इसे हेड किया था, उसका नाम फजलुल हक था। जनाब फजलुल हक साहब उसका नाम था जिसने इसको प्रेजेंट किया। और इसके अंदर जो नेहरू था उसने अपनी एक करारदाद भी पेश की, यानी कि जो मुसलमान है या इसके अंदर जितनी भी बरादरी है, अकलियत है, या मेजोरिटी में है या माइनॉरिटी में है, वो क्या करेगी, मेजोरिटी या माइनॉरिटी में है, वो जो 1919 के अंदर जो जश्न मना रहे हैं जंगे आज़ादी का, वो उसके अंदर शिरकत नहीं करेंगे। नो इन्वॉल्व यानी इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। जंगे आज़ादी की जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो जीत है उसमें शिरकत नहीं करेंगे, उसकी खुशी नहीं मनाएंगे। इसके अंदर ये तय पाया। और इसके बाद इसके 2 डेलीगेशन बनाएंगे, 2 वफ्द बनाएंगे। जो कि पहला वफ्द था जिसकी क़यादत जो डॉक्टर मुख्तार साहब कर रहे थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद सिद्दीकी साहब ने की। वो गया वोसराय से उसने मुलाकात की, तो लेकिन वोसराय ने इसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ये पहली बार थे कि मुसलमान वो ब्रिटिश के आमने सामने खड़े हुए और डटकर अपना मौकफ रखा कि इसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे। नंबर 4 जो डेलीगेशन गया था उसके अंदर मोहम्मद अली जौहर खुद थे, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी किया। और मोहम्मद अली जौहर साहब ने जो है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की और उन्हें अपने जज्बात, अपने इमोशंस के मुतालिक बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह का जस्टिस जर्मनी के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, वही जस्टिस के लिए अब तुर्की भी तैयार रहे, लिहाजा उसकी जो हदूद है उसे हम वैसा नहीं रहने देंगे, बल्कि उसके साथ भी पूरा वैसा ही जालमाना इंसाफ करेंगे। इस तरह ये खिलाफत मूवमेंट का आगाज, कॉन्फ्रेंस और 2 डेलीगेशन के। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई उसे हम डिस्कस करते हैं। हम मुकम्मल डिटेल को डिस्कस करने लगे हैं। 1920 तक हमने ये डिटेल डिस्कस कर ली है। 1920 के अंदर ही एक ट्रीटी सामने आती है और उस ट्रीटी का नाम सेवराय था। उसकी रूह से जो ओटोमन अंपायर है उसके पीसीज कर दिए जाते हैं। उसके पीसीज कैसे किए जाते हैं, जो इसके अंदर जो फलस्तीन है और उर्दन है, फलस्तीन का इलाका, उर्दन का इलाका, और इसके साथ साथ जो इराक का इलाका है वो आता है बरतानिया के पास, ब्रिटिश के पास ये वाले इलाके आते हैं। और जो सीरिया का इलाका है, शाम का इलाका है, वो जाता है फ्रांस के पास, फ्रांस के कब्जे में आता है। और इसके साथ साथ जो अनातोलिया है,
अनातोलिया है वो वाला इलाका जाता है यूनान के पास, यूरोप के पास, यूनान के पास वो इलाका जाता है। इस तरह यानी जब मोहम्मद अली जौहर अभी रास्ते में होते हैं तो ट्रीटी ऑफ सॉवराय साइन कर दिया जाता है और मुसलमानों के जो जज्बात हैं यानी ओटोमन एम्पायर है उसे ब्रेक करने की तैयारी कर दी जाती है। अब 1920 के अंदर ही मुसलमान फिर क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाते हैं, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाते हैं, क्योंकि 1919 के अंदर ही रोवलेट एक्ट आता है, यानी मुसलमानों के खिलाफ एक, या पूरी जो सब कॉन्टिनेंट है उनके खिलाफ एक एक्ट आता है कि कोई भी शख्स जिसे हुकूमत समझे कि ये हुकूमत के लिए खतरा है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है कायदे आज़म, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और असम्बली से भी रिजाइन कर देते हैं, लेजिस्लेटिव अपनी सीट से रिजाइन कर देते हैं। अच्छा, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट आता है, उसके अंदर क्या करते हैं, ये गांधी और मुसलमान यानी खिलाफत यानी कांग्रेस और मुसलमान दोनों मिलकर चला रहे होते हैं। उसके अंदर स्कूल से रिजाइन कर दिया जाता है, फौज से रिजाइन, सोल्जर से रिजाइन कर दिया जाता है, और जो सरकारी जॉब्स हैं या प्राइवेट जॉब्स वहां से रिजाइन कर दिया जाता है, और जो अलकाबात है जितने भी जो डेजिग्नेशन दिए गए होते हैं उनसे उनको वापस कर दिया जाता है। टैक्स, नो टैक्स की पॉलिसी अपनाई जाती है, और इसके साथ साथ गिरफ्तारियां दी जाती हैं, गिरफ्तारियां दी जाती हैं यानी प्रिजनर बनते हैं। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 के अंदर ही चल रही होती है, यानी प्रेशराइज किया जा रहा होता है ताकि जो ब्रिटिश है उसे प्रेशराइज किया जाए और वो खिलाफत को ना तोड़े, ओटोमन एम्पायर के पीसीज ना करे। और 1920 के अंदर ही मोहम्मद अली जौहर जो है, मोहम्मद अली जौहर और अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये दोनों इनके जो हम पल्ला यानी एक ही सोच रखने वाले उलमा, वो एक फैसला करते हैं कि हमें यहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए, हिजरत मूवमेंट चलाते हैं 1920 के अंदर। तो इसकी वजह से जो 18,000 के करीब मुसलमान हैं वो पेशावर के रास्ते वहाँ पर यानी अफगानिस्तान में मुंतकिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान इन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता और ख़ुद की जो मीशत है, इकोनॉमिक्स को या अपनी मीशत को वीक समझता है, और वो कहता है कि मैं इतने बड़े रेफ्यूजीज का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो जो दारुल हर्ब करार दिया गया होता है, दारुल हर्ब यानी जो हिंदुस्तान को करार दिया है कि मुसलमान वहां से हिजरत कर जाएं वहां उस इलाके पे जहां पे मुसलमान पहले से बाद है। तो इस तरह 18,000 लोग अपना सब कुछ बेच बचा कर जब जाते हैं तो उन्हें वापिस आना पड़ता है, तो उनके पीछे कब्जे हो जाते हैं और वो खुद भी रास्ते में कई लोग मारे जाते हैं, यानी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हिस्ट्री का ये हिस्सा है। उसके बाद 1920 के बाद 1921 के अंदर जो मोपला की बगावत होती है, 1921 के अंदर जो मोपले हैं वो इनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाते हैं। मोपले जो है यानी जो अरबियन जो मोपले हैं वो इनके खिलाफ मुसलमान जो है वो एक तहरीक चलाते हैं, यानी इसके अंदर वो भी शिरकत करते हैं, तो उन्हें प्रेस कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बगावत कर देते हैं। और बगावत करने के बाद उनकी बहुत ज़्यादा आबादी को ब्रिटिश जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उन्हें जिंदा ही मार दिया जाता है गोलियों के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो ये है 1922 का। 1922 के अंदर ही ये सिविल नाफरमानी की एक तहरीक चलाते हैं, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाते हैं, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाते हैं, जिसके बाद मोहम्मद अली जौहर को कैद कर लिया जाता है, मोहम्मद अली जौहर को कैद कर लिया जाता है। और इसके अंदर ही जो एक इलाका था यानी उत्तर प्रदेश का यूनाइटेड प्रोविंस का एक जो वहां पर सिपाही यानी एक जो थाना था उस थाने पर आग जला दी जाती है और वहां पर जो 14 सिपाही हैं वो जलकर मर जाते हैं। तो जो गांधी है वो फिर तहरीके जो खिलाफत है उसे बंद कर देता है कि ये अब तशद्दुद जरा तहरीक हो गई है। और इस सारे इंसिडेंट को चोरा चोरी का इंसिडेंट भी कहते हैं, चोरा चोरी का इंसिडेंट कहते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो मुसलमान भी शहीद होते हैं और जो थाने को आग लगाकर 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया जाता है। तो गांधी ये पीछे हट जाते हैं और इसे चोरा चोरी का इंसिडेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1923 के अंदर जो डेवलपमेंट हुई। 1923 के अंदर एक और मायदा सामने आता है, उस मायदे का नाम लॉजन था, उस मायदे का नाम मायदा लॉजन था। इसकी रूह से जो जो
जो कमाल पाशा है, कमाल पाशा वो इत्तेहादी अफवाज के साथ एक मुआहिदा करते हैं और इस मुआहिदे के साथ वो तुर्की को अपने ज़ेर सल्तनत रखते हैं, तुर्की को अपने ज़ेर सल्तनत रखते हैं और उसकी बाकी डिवीज़न होने देते हैं और ख़ुद ही 1924 के अंदर वो असम्बली के अंदर एक करारदाद पास करते हैं और जो उनका मेन खलीफा है यानी अब्दुल हमीद उसे जलावतन कर देते हैं और तुर्की को सेकुलर वतन करार दे देते हैं, तुर्की को सेकुलर वतन करार दे देते हैं। इस तरह 1924 तक ये जो तहरीक है खुद ही बंद हो जाती है क्योंकि तुर्की की खिलाफत तुर्की वाले खुद ही बंद कर देते हैं। इस तरह 1920 के अंदर ट्रीटी ऑफ सोवराय 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 के अंदर ही जो तहरीक हिजरत है 1921 के अंदर मोपला तहरीक 22 के अंदर सिविल डिसोबिडेंट 23 के अंदर मादा लोसनाए और 1924 के अंदर जो खलीफा खुद ही इस तहरीक खिलाफत को ख़त्म कर देता है उसके खिलाफत को तुर्की के अंदर ख़त्म कर देता है। इस तरह ये सारी डेवलपमेंट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे तहरीक खिलाफत के क्या यानी ये क्यों फेल हुई और तहरीक खिलाफत के अंदर क्या क्या जो डेवलपमेंट हुई, क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव मिला मुसलमानों को फ्यूचर के लिए। डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट की वजह से मुसलमानों पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, यानी फ्यूचर के अंदर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। सबसे पहले जो खिलाफत मूवमेंट की वजह से जो मुसलमान थे वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटर हुए, मुसलमान पॉलिटिक्स के अंदर इंटर होना शुरू हो गए और उन्हें अवेयरनेस आई, यानी मुसलमानों को अवेयरनेस आई और वो पॉलिटिक्स के अंदर आना शुरू हो गए, सियासी शऊर आना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ जो है उलमा किराम यानी जो बरसगीर के उलमा कराम है वो भी पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया क्योंकि उनके जो इमोशंस है वो ज़्यादा हिट हुए थे। इसी तरह जो स्टूडेंट थे खिलाफत मूवमेंट के अंदर, स्टूडेंट जो थे वो भी पॉलिटिक्स के अंदर आए, यानी जो मुसलमान थे जो पॉलिटिक्स से दूर थे वो पॉलिटिक्स के अंदर आए और इस तरह सारे मुसलमानों के दरमियान जो थी एक किस्म की यूनिटी पैदा होगी। यानी जो मुसलमान फ़िरका वारियत की वजह से, सेक्टेरियनिज़म की वजह से जो डिवाइड थे उनके अंदर क्या हो गया, एक किस्म की यूनिटी पैदा होगी क्योंकि तहरीक खिलाफत से उनके जज्बात जो मजरू हुए थे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़े मुसलमानों पर, सबसे पहले तो एक तहरीक हिजरत जो आई, तहरीक हिजरत की वजह से तहरीक हिजरत की वजह से जो 1800 के करीब मुसलमान 18,000 के करीब जो मुसलमान बुरी तरह हिट हुए, इकोनॉमिकल बैक सेट आया उन्हें और बहुत से लोगों की जानें गई। ये मुसलमानों के लिए एक इंतहाई गम का लम्हा था। और इसके साथ साथ जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चली, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी स्कूलों को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, अलकाबाद वापस कर दिया, जॉब्स वापस कर दिए, तो इकोनॉमिकल बैक सेट आया, इकोनॉमिकल बैक सेट आया यानी इकोनॉमिकल वो हिट हुए। और इसके साथ साथ नंबर 3 जब उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चलाई तो बहुत से रहनुमा हैं वो गिरफ्तार हुए, जिनके अंदर मोहम्मद अली जौहर भी शामिल थे। लेकिन उनकी जो वालदा जो कि बी अम्मा थी, जो कि 27 साल की उम्र में जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने इन्हें मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली को पढ़ाया और वो खुद अनपढ़ थी, इन्हें पढ़ाया पहले अलीगढ़ से, उसके बाद ऑक्सफोर्ड से पढ़ाया। और तब वो एक मशहूर नारा था कि बेटा यानी जो बी अम्मा के बेटे हैं वो जान जो है अपनी तहरीक खिलाफत पर दे दो, ये नारा इंतहाई मशहूर हुआ था। इसके साथ साथ जो गांधी एक वकील था, यानी एक मामूली सा जो एक लायर था जैसे कायद आज़म थे, वो एक बेहतरीन लीडर बनकर सामने आई। ये मुसलमानों के लिए एक नेगेटिव बात थी और हिंदुओं के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि तहरीक खिलाफत क्यों नाकाम रही, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों ना हुई कि एक यानी हिंदू और मुसलमान मिलकर ब्रिटिश को क्यों सरप्राइज ना दे सके और ब्रिटिश को अंडर प्रेशर क्यों ना कर सके। डिस्कस करेंगे कि वाई फेल, यानी जो तहरीके खिलाफत है वो क्यों फेल हुई, उसके फेल होने की रीज़न क्या थी, ये क्यों ब्रिटिश को प्रेशराइज नहीं कर सके, उसकी रीज़न को जानेंगे। नंबर 1 जो इसकी रीज़न है वो ये है कि जो गांधी ने जब फैसला किया, जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चली, गांधी ने जो डिसीजन लिया कि यानी खिलाफत मूवमेंट को बंद कर देते हैं क्योंकि ये तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है, वॉयलेंस की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ उसके अंदर जो 21 सिपाही
सिपाही मर गए, जिंदा मर गए, तो गांधी प्रेशराइज हुआ और इसने तहरीक खिलाफत को बंद करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ जो मुसलमानों के जो लीडर्स थे क्योंकि वो जेल में थे, तो उन्हें कोई लीड करने वाला नहीं था, क्योंकि गांधी ने भी लीड करने से जवाब दे दिया था, इसलिए तहरीक खिलाफत कमजोर होती गई। नंबर 3 पे जो हम डिस्कस करेंगे, उसके जो फंड्स थे, उस फंड्स के अंदर क्योंकि मुसलमानों ने अपनी जायदाद तक बेच के उसमें डाली, औरतों ने अपने जेवर, कंगन, ज्वेलरी बेचकर उन्हें दी, लेकिन उसके जो फंड्स थे उसके अंदर कुछ खुर्द बुर्द हुई, यानी उन्हें चोरी कर लिया गया, उन्हें कई लीडरों ने चुरा लिया और उसके अंदर जो बदअमनी फैलाई, और जिसकी वजह से तहरीक खिलाफत हिट हुई। और इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में भी डिफरेंस था, ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस था। बज़ाहिर तो जो हिंदू थे, हिंदुओं के जो लीडर थे वो मुसलमानों के साथ थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन उनके खुद के भी कुछ राइट्स थे, यानी वो खुद ये चाहते थे कि जो हम ब्रिटिश को प्रेशराइज कर सके और खुद अब उसका डोमियन बन सके, खुद अपना डोमियन यानी खुद ऊपर मुतहर्रक हो सके और ब्रिटिश को प्रेशराइज करके बाहर निकाल सके, क्योंकि रोलेट एक्ट की वजह से वो किसी को भी पकड़कर जेल में डाल रहे थे। और इसके साथ जो देखेंगे कि कुछ लीडर तहरीक खिलाफत में इनएक्टिव थे, जैसा कि कायदे आजम खुद इस तहरीक खिलाफत में इनएक्टिव था, यानी कायदे आजम नहीं चाहता था कि रिलीजियस को, मजहब को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, कायदे आजम मजहब को सियासत से दूर रखना चाहते थे। इस तरह कुछ लीडर्स के इनएक्टिव होने की वजह से भी तहरीक खिलाफत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे कि ये है कि खुद जो इसे खत्म कर दिया गया, यानी जो तुर्की के जो कमाल पाशा अता तुर्क थे, उन्होंने खलीफा को खिलाफत की जो खिलाफत चल रही थी उसे ही खत्म कर दिया और सेकुलर कंट्री उसे करार दे दिया, इसलिए तहरीक खिलाफत खुद ब खुद ही खत्म हो गई। और इसके साथ तहरीक खिलाफत यानी मुसलमान और हिंदू ज्वाइन तो थे, लेकिन इसके अंदर सारी मुसलमानों की आबादी नहीं इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से एक बड़ा सरप्राइज मिल सके, क्योंकि बहुत से लीडर्स जो थे सियासत को मजहब से दूर रखना चाहते थे। ये था तहरीक खिलाफत के उसके पॉइंट्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, और तहरीक खिलाफत के अंदर क्या क्या वाकयात हुए और वो फेल क्यों हुई। इसके साथ साथ आप इसे खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड मटेरियल है, यानी ये 5-6 जराए से इसे मुकम्मल रिसर्च करने के बाद तैयार किया गया है। अगर आप CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी किस्म के लेक्चर की ज़रूरत है, तो आप स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें। इफ्तार अहमद को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS PMS PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।